नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनुराग पुनेठा। दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ हम हाजिर हैं, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले सुर्खियों के साथ। चीन के साथ बेहतर संबंधों के लिए सीमाई इलाकों में शांति जरूरी। 6वें जेपी मॉर्गन इंडिया इन्वेस्टर समिट में बोले विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला। अफगानिस्तान के हालात पर भी जताई चिंता। क्वाड देशों के बीच में आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक लचीला, विश्वसनीय और रचनात्मक बनाने पर दिया जोर। अगले 3 महीने में कंपनियों से मिलेगी 100 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का बयान। अक्टूबर से वैक्सीन मैत्री और कोवैक्स के लिए दिए जाएंगे टीके। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बड़ी पहल। कोरोना महामारी से अनाथ हुए बच्चों को कोटा में मिलेगी मुफ्त शिक्षा। देश भर में असंगठित कामगारों के पंजीकरण ने पकड़ी रफ्तार। ई श्रम पोर्टल पर महज 25 दिन के भीतर 1 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन। सामाजिक सुरक्षा और रोजगार से जुड़ी योजनाओं का मिलेगा फायदा। पंजीयन में बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सबसे आगे। पंजाब में चरणजीत चन्नी ने संभाला मुख्यमंत्री का पदभार। चंडीगढ़ में आयोजित समारोह में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। नव नियुक्त मुख्यमंत्री का राज्य में किसानों के बिजली पानी के बकाया बिल माफ करने का ऐलान। रूस के संसदीय चुनावों में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की पार्टी यूनाइटेड रशिया एक बार फिर बड़ी जीत की ओर। वोटों की गिनती जारी। लेकिन कनाडा में मतदान के दौरान दांव पर प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की प्रतिष्ठा। और अब खबरें विस्तार से। सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फराहान ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच में आपसी हितों से जुड़े हुए कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इससे पहले उन्होंने कल विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात की थी। दोनों विदेश मंत्रियों ने आपसी हित से जुड़े द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने अक्टूबर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सऊदी अरब यात्रा के दौरान रणनीतिक साझेदारी परिषद समझौते के कार्यान्वयन की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, सुरक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य देखभाल और मानव संसाधन से जुड़े हुए क्षेत्रों में आपसी भागीदारी सुदृढ़ करने के लिए भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। दोनों मंत्रियों ने अफगानिस्तान के घटनाक्रम और दूसरे क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। उधर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और चीन के संबंध का आधार परस्पर आदर, आपसी संवेदनशीलता और आपसी हित हैं। और दोनों देशों के आपसी रिश्ते तभी बेहतर हो सकते हैं जब सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति हो। 6वें जेपी मॉर्गन इंडिया इन्वेस्टर समिट में यह बात विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कही। उन्होंने चीन को साफ कर दिया कि दोनों देशों के बीच में संबंधों के विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और संयम आवश्यक है। अफगानिस्तान को लेकर उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश के रूप में वहां के हाल और क्षेत्र के लिए उनके प्रभाव के बारे में स्वाभाविक रूप से चिंतित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को वॉशिंगटन में क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। विदेश सचिव ने कहा कि क्वाड देश कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे, उभरती प्रौद्योगिकियों, जलवायु परिवर्तन, शिक्षा और कोविड-19 से निपटने को लेकर सहयोग कर रहे हैं। इसके लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक लचीला, विश्वसनीय और रचनात्मक बनाने की जरूरत है। उधर सर्बिया के विदेश मंत्री निकोला सेलाकोविच भारत के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने आज दिल्ली में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की। इस मौके पर दोनों नेताओं के बीच में आपसी हितों से जुड़े हुए कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के सह संस्थापक के रूप में भारत और सर्बिया के बीच में पारस्परिक रूप में आपसी विश्वास और समझ से गहरी समझ रही है।
द्विपक्षीय संबंधों का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के व्यापारियों, वैज्ञानिकों, युवाओं और खिलाड़ियों के लिए सार्थक सहयोग करने के लिए अपार अवसर हैं। सर्बिया के विदेश मंत्री निकोला सेल्युकोविच ने भारत सर्बिया संबंध और भविष्य की संभावनाओं पर खुलकर बातचीत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के रूप में सर्बिया के पास एक मजबूत मित्र राष्ट्र है। उन्होंने कहा कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में सर्बिया भारत की स्थिति का पूरा तरह से सम्मान करता है। उन्होंने कोरोना वायरस महामारी के दौरान भारत सर्बिया को पहुंचाई गई मदद के लिए भी भारत का धन्यवाद दिया। And to express our gratitude to your government, to your Prime Minister, and I have to mention also your Honorable Minister, to whom I've been having the direct contacts for the help given to our country during the COVID-19, and it was the possibility to get your vaccines. सांसदों और विधायकों समेत दूसरे निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपने आचरण में शिष्टता, मर्यादा और गरिमा की सीमा पार नहीं करनी चाहिए। दिल्ली में बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय में राजनीतिक नेतृत्व और शासन में एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के छात्रों के साथ संवाद करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने यह बात कही। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संसद और राज्य विधानसभाओं में बार बार होने वाले अवरोध पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि सांसदों और विधायकों को कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए जो शिष्टता, मर्यादा और गरिमा की लक्ष्मण रेखा पार करे। 90% of the members of parliament, they come prepared, they want to sit, they want to hear, they want to work. But 10% people, they create disturbance. And then they spoil the name of the other good performing legislators, they don't allow them to function. That makes the parliament and legislature dysfunctional. Dysfunctional parliament strikes at the roots of our parliamentary democracy. उपराष्ट्रपति ने छात्रों से जीवन के सभी क्षेत्रों में उच्च नैतिक मूल्यों को प्रोत्साहन देने का आह्वान किया। My dear youngsters, as I told you, be proficient in your mother tongue, develop communicative skills, work hard, have the interest of the nation in mind, nation. That's why I always used to say nation first, party next, self last. Though some people are using it reversely. इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने और सुशासन की प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। कोविड टीकाकरण अभियान में देश में अब तक 81 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। आज भी 1 करोड़ टीकाकरण होने की उम्मीद है। पिछले 11 दिन में ही 10 करोड़ टीके लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि सरकार को अक्टूबर में 30 करोड़ कोरोना वैक्सीन मिलने जा रही हैं, जबकि अगले 3 महीने में 100 करोड़ से अधिक वैक्सीन मिलेंगी। उन्होंने कहा कि वैक्सीन मैत्री के लिए अक्टूबर, दिसंबर में अतिरिक्त टीकों का निर्यात होगा। देश की जरूरतों को पूरा करने के बाद कोवैक्स पहल में सहयोग दिया जाएगा। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीकों की उपलब्धता बढ़ाकर टीकाकरण अभियान में तेजी लाने में जुटी हुई है। वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ रहा है, वैक्सीनेशन कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगले महीने में अक्टूबर में हमें 30 करोड़ से अधिक डोज मिलने की संभावना है और उसके आगे और भी डोज और भी प्रोडक्शन बढ़ेगा। कोरोना की दूसरी लहर में प्रभावित हुए लोगों के लिए लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने एक बड़ी पहल शुरू की है। कोविड-19 महामारी के इस दौर में ऐसे छात्र जिनके परिवार में कमाने वाला एक ही सदस्य था और कोरोना के कारण परिवार ने उसको खो दिया। लोकसभा स्पीकर के प्रयासों ने ऐसे बच्चों के लिए अब निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कराई है। देश भर से करीब 150 से अधिक बच्चों को कोटा में मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोरोना काल में अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आगे आए हैं। लोकसभा स्पीकर के प्रयासों से इन बच्चों के लिए कोटा में इंजीनियरिंग और मेडिकल की निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की गई है। अब तक देश भर के करीब 150 से अधिक बच्चों को यहाँ निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है। जिनके परिवार में पिता नहीं रहे हो या माता नहीं रही हो या
कोई भी कमाने वाला नहीं रहा, उन परिवार के बेटे और बेटियों को स्कूल शिक्षा से लेकर उसके डॉक्टर और इंजीनियर बनने तक की शिक्षा निःशुल्क देंगे। मैं देख रहा हूं कि कई बेटियां बिहार से है, मध्य प्रदेश से है, राज्यों के कई हिस्सों से है। उन सब बेटियों के सपने पूरे होंगे, वह डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी। एक अभिभावक के रूप में, एक परिवार के सहयोगी के रूप में हम केवल उनकी शिक्षा के लिए नहीं, ऐसे परिवार के साथ हमें लंबे समय तक हैं। उन परिवारों के दुख कष्ट को कैसे दूर कर सकते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। लोकसभा अध्यक्ष के प्रयासों से बच्चों की न सिर्फ पढ़ाई बल्कि उनके आवास और भोजन की व्यवस्था भी निःशुल्क की गई है। इस मौके पर ओम बिरला बच्चों से बेहद आत्मीयता और स्नेह से मिले। मेरे को बहुत अच्छा महसूस हुआ। उन्होंने सबको मतलब अपने बच्चों के जैसा ट्रीट किया। वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी है कि वो हमें इतना सारा अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और हम ये अपॉर्चुनिटी पे काम जरूर करेंगे। बच्चों ने भी लोकसभा अध्यक्ष का धन्यवाद किया। गौरतलब है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा से सांसद हैं और कोटा को देश में प्रतियोगी परीक्षाओं का हब माना जाता है। देश भर में असंगठित कामगारों के लिए शुरू किए गए ई श्रम पोर्टल पर तेजी से पंजीकरण किया जा रहा है और केवल 25 दिन के भीतर 1 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इसमें बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल आगे हैं। केंद्र सरकार की ओर से लॉन्च किए गए ई श्रम पोर्टल को दिहाड़ी और असंगठित कामगारों ने हाथों हाथ लिया है। पोर्टल शुरू होने के 25 दिन के भीतर ही 1 करोड़ से ज्यादा कामगारों ने इस पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। इनमें से करीब 43% महिला और 57% पुरुष हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश इस पहल में आगे हैं। इसके बाद राजस्थान, पंजाब, असम, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश हैं। महाराष्ट्र, झारखंड में 1 से 3 लाख के बीच पंजीकरण हुए हैं। 10 राज्यों में 10,000 से 1 लाख के बीच पोर्टल में रजिस्ट्रेशन हुआ है। 15 राज्यों में ये संख्या 10,000 से कम है। केरल, गुजरात, उत्तराखंड, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ जैसे राज्यों में इस अभियान में तेजी लाने की जरूरत है। भारत में कृषि और निर्माण में बड़ी संख्या में रोजगार सृजन को देखते हुए इन 2 क्षेत्रों में बड़ी संख्या में रोजगार पंजीकरण हुआ है। इसके अलावा घरेलू कार्य, परिधान क्षेत्र के कामगारों, वाहन परिवहन क्षेत्र के कामगार समेत विभिन्न व्यवसायों के कामगारों ने इस पोर्टल पर ज्यादा संख्या में पंजीकरण कराए हैं। इन कामगारों में से लगभग 45% 25 से 40 वर्ष आयु वर्ग के लोग हैं। वहीं लगभग 21% 40 से 50 वर्ष आयु वर्ग से, 19% पंजीकरण 16 से 25 वर्ष आयु वर्ग से और 12% पंजीकरण 50 वर्ष और इससे ज्यादा आयु वर्ग से है। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के माध्यम से संगठित कामगारों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और रोजगार से जुड़ी योजनाओं का फायदा मिलेगा। ई श्रम पोर्टल पिछले महीने 26 अगस्त को शुरू किया गया था। और अब खबर पंजाब से, जहां पर चरणजीत सिंह चन्नी ने आज नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली। चंडीगढ़ में राजभवन में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके साथ 2 वरिष्ठ विधायक सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओपी सोनी ने भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। पंजाब में मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए चरणजीत सिंह चन्नी ने राज्य में किसानों के बिजली पानी के बकाया बिल माफ करने का ऐलान किया। गरीबां दा पानी माफ होएगा, पिंडां दे विच ओ मोटर दा भी बिल नहीं लगेगा। 10-10 लाख रुपये दे बिल खड़े आ, 20 लाख दे 50-50 लाख दे सारे माफ करांगे कैबिनेट दी अज मीटिंग दे विच। इससे पहले चंडीगढ़ में राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने चरणजीत सिंह चन्नी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा अते निष्ठा रखांगा कि मैं भारतीय प्रभुता अते अखंडता नूं
बरकरार रखांगा। चरणजीत सिंह चन्नी के अलावा सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओम प्रकाश सोनी ने भी शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के अलावा हरीश रावत और नवजोत सिंह सिद्धू भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री बनने पर चरणजीत सिंह चन्नी को बधाई दी और कहा कि वो राज्य सरकार के साथ मिलकर पंजाब की बेहतरी के लिए काम जारी रखेंगे। 58 बरस के चरणजीत सिंह चन्नी की राजनीतिक यात्रा साल 1996 में उस वक्त शुरू हुई जब वो खैर नगर पालिका के अध्यक्ष बने। सन 2007 में चन्नी ने चमकौर साहिब से पहली बार बतौर निर्दलीय प्रत्याशी विधानसभा का चुनाव जीता था। बाद में पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्हें कांग्रेस में शामिल करा लिया। साल 2012 में वो एक बार फिर चमकौर साहिब से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते। वो शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठबंधन के शासनकाल के दौरान साल 2015-16 में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह की कैबिनेट में चन्नी तकनीकी शिक्षा मंत्री थे। बीते 18 सितंबर को कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफा देने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस विधायक दल का नया नेता चुना गया। और अब वक्त है राज्यों से जुड़ी हुई अहम खबरों को जानने का। खबर गुजरात से, जहां पर नव नियुक्त मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल दिल्ली के दौरे पर हैं। आज उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल कल राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी ने उनको असम से राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है। राज्यसभा उपचुनाव के लिए कल नामांकन की अंतिम तारीख है। गुजरात सरकार इस महीने की 23 तारीख से आपके द्वार आयुष्मान नाम से व्यापक स्वास्थ्य अभियान शुरू करेगी। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY और राज्य सरकार के मां कार्ड कार्यक्रम के तहत 80 लाख परिवारों का पंजीकरण कराया जाएगा। मध्य प्रदेश में पहली से 5वीं कक्षा तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल आज से खुल गए। करीब 18 महीनों के बाद पहली बार कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चे भी स्कूल पहुंचे। प्राइमरी स्कूलों में 50% क्षमता के साथ कक्षाओं का संचालन होगा। झारखंड में भी कक्षा 6 से ऊपर के सभी सरकारी, प्राइवेट और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल आज से फिर खुल गए। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा हाल ही में हुई एक बैठक में स्कूल प्रबंधन को अनुमति जारी की गई। उधर असम में आज से सिर्फ 10वीं कक्षा के लिए ही स्कूल खोले गए। कक्षाएं केवल 50% क्षमता की उपस्थिति के साथ संचालित होंगी। इस दौरान क्लासेस में छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं की गई है। गुजरात में अहमदाबाद में लोगों पर टीकाकरण न कराने की स्थिति में कई पाबंदी लगाई गई है। जिन लोगों ने टीकाकरण नहीं कराया है वह सार्वजनिक बसों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा ऐसे लोग सार्वजनिक इमारतों में भी नहीं जा पाएंगे। ओडिशा में अगले 10 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान है। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। यहां पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई इलाके डूब गए हैं। पश्चिम बंगाल में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से प्रदेश के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। पश्चिमी मिदनापुर जिले में शिलावती नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाके डूब गए हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तमिलनाडु में भारतीय तटरक्षक बल ने मंडपम में 2 टन प्रतिबंधित सी कुकम्बर जब्त किया। इनकी कीमत लगभग 8 करोड़ रुपए बताई जा रही है। चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया में सी कुकम्बर की भारी मांग है। और राज्यों की खबर के बाद अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। रूस के संसदीय चुनावों में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की पार्टी यूनाइटेड रशिया एक बार फिर बड़ी जीत हासिल करने की ओर बढ़ रही है।
हालांकि अब तक मिले चुनाव परिणाम के मुताबिक पार्टी ने अपना लगभग 20% समर्थन खोया है। अब तक 80% वोटों की गिनती के बाद शुरुआती नतीजों के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन की यूनाइटेड रशिया पार्टी को करीब 50% वोट मिले हैं, जबकि विपक्षी कम्युनिस्ट पार्टी को लगभग 20%। और उधर कनाडा में मतदान देश की 44वीं संसद का चुनाव करने के लिए लोग मतदान कर रहे हैं। कनाडा के लिबरल प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के लिए बहुत कुछ दांव पर है। ट्रूडो ने तय समय सीमा से 2 साल पहले ही चुनाव करा डाले हैं। बहुमत के लिए किसी को भी 38% पब्लिक वोट्स की जरूरत होती है ताकि संसद में बहुमत हासिल हो सके। तो बुलेटिन में आज इतना ही, लेकिन आपको जाते जाते छोड़ जाते हैं क्रिएटिव वीडियो के साथ। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? भाई लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।